एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाई आज़ाद सर में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत आप लोगों को प्यार मिल रहा है। मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके विशेष मांग पर यह जो वीडियो है, यानी 2022 में जो विद्यार्थी बिहार मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं प्रत्येक विषय से ठीक चैप्टर वाइज 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, यानी उस पर विचार करेंगे। और जो भी VVI क्वेश्चन है ठीक, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सीरीज में आज हम लोग इतिहास विषय के जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, इससे संबंधित 50 प्रश्न को देखेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारे सीरीज को देख ले तो मैट्रिक में आप काफ़ी बेहतर कीजिएगा। आप 80% से भी अधिक नंबर लाइएगा। तो चलिए हम लोग समय को गंवाए बिना आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने आज का पहला प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? क्या ऑप्शन ए होगा रूस की क्रांति के साथ, ऑप्शन बी चीन की क्रांति के साथ, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति के साथ, या ऑप्शन डी इंग्लैंड की क्रांति के साथ? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति के साथ। मिलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या उत्तरी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिकी होगा, या पश्चिमी एशिया होगा, या यूरोप होगा? इसका सही जवाब बोलिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा, यानी इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में क्रांति के पहले वहाँ किस निरंकुश वंश का शासन था? क्या हैब्सबर्ग होगा, क्या ऑप्शन बी होगा आर्लिया वंश, या ऑप्शन सी होगा बुबरो राजवंश, या जारशाही? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुबरो वंश का वहाँ पर राजवंश था और निरंकुश राजवंश था। मिलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न से। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या लाल सेना होगा, या कार्बोनरी होगा, या फिलिक हेटारिया होगा, या डी नंबर डायट होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कार्बोनरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से होगा। ठीक, मेजनी के संबंध हमेशा याद रखेंगे। मेजनी यंग इटली का स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। काफ़ी योगदान है इसका इटली के एकीकरण में। पांचवा नंबर प्रश्न करा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस के क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या लुई 16वां था 1789 के क्रांति के समय, या लुई 14वां था, या लुई 15वां था, या लुई 16वां? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, यानी लुई 16वां उस समय 1789 के क्रांति के समय। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं हम लोग छठे प्रश्न से। छठा प्रश्न कह रहा है कि जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो लुई 18वां था, या नेपोलियन बोनापार्ट था, या नेपोलियन द्वितीय था, या बिस्मार्क था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किया था। सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या गैरीबाल्डी सिपाही था, क्या किसान था, क्या जमींदार था, या नाविक था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। हमेशा याद रखेंगे। ठीक, बाद में वह
किसान बन गया, लेकिन वह पेशे से क्या था? तो नाविक था। यह प्रश्न कर रहा है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देख रहे हैं आप, 11 में पूछा हुआ है और 17 में पूछा हुआ है, यानी इस बार के एग्जाम में भी आने की इसकी पूरी संभावना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला मेजनी है, क्या वह गरीबाल्डी है, या काउंट काबूर है, या बिस्मार्क है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी लाल कुर्ती बोले तो इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी। अभी आया था ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, और गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न यानी 9वें प्रश्न कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? क्या वह इंग्लैंड था, क्या वह रूस था, क्या वह ऑस्ट्रिया था, या पर्सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी जानते होंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा जो बाधा था वह था ऑस्ट्रिया। कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन सी। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या वह सेना के पति के पद पर नियुक्त किया, या फ्रांस में राजदूत बनाकर भेजा, कि प्रधानमंत्री के पद पर, या गृह मंत्री? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपके सामने पहला ऑप्शन है 1864, दूसरा है 1866, या 1870, या 1871। तो आप हमेशा याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब होगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग मिलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्या वह क्रांतिकारियों की संस्था थी, या व्यापारियों की संस्था थी, या विद्वानों की संस्था थी, या पादरी एवं सामंतों की संस्था थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए यानी जालवेरिन के बारे में पूछे तो इसका सही जवाब होगा, ठीक, व्यापारियों की, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? अभी जो आप पढ़े जालवेरिन, ठीक, इसकी स्थापना आखिर किसने की थी? क्या तो वो ऑस्ट्रिया था, या पर्सा था, या नेपल्स था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी पर्सा ने जालवेरिन की स्थापना की थी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न से। यह प्रश्न काफी भी आई है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन आपके एग्जाम में यह छपा हुआ है, और ये कह रहा है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। क्या मेजनी है, क्या वह हिटलर है, या बिस्मार्क है, या विलियम प्रथम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। क्या था? तो इसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष से इसकी स्थापना हुई? यानी कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? क्या 1832 में हुई, या 1815 में, या 1810 में, या 1831 में? इस प्रश्न के भी आने की पूरी संभावना है। कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न से।
प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियन क्या 1828 में हुई या 1829 में या 1830 में या 1931 में। सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका, याद रखेंगे आप, 1829 में। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है एड्रियानोपुल की जो संधि हुई 1829 में किन दो देशों के बीच हुई। क्या वह तुर्की रूस था, क्या यूनान पोलैंड था, या तुर्की या हंगरी, या डी कह रहा है हंगरी या पोलैंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जब भी एड्रियानोपुल की बात आए तो आप हमेशा याद रखेंगे तुर्की और रूस। तुर्की और रूस के बीच में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि सेडोन का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। क्या वह पर्सा और ब्रिटेन के बीच हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ, फ्रांस या पर्सा, और पर्सा और रूस। तो इसका सही जवाब होगा, आप हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन सी, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से। सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी पूर्ण रूप से उसका आधिपत्य था। क्या वह फ्रांस था, क्या वह ऑस्ट्रिया है, क्या वह ब्रिटेन है, या तुर्की है। किसका हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंबर, यानी ऑस्ट्रिया का पूर्ण आधिपत्य था। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था आखिर कहाँ हुआ था। ठीक, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो सेडोन क्या कि सेडेवा था, या साइडोन था, या फ्रैंकफर्ट। तो अभी यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, यानी सेडोन का। इसका सही जवाब क्या होगा? सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। इक्कीस नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक, क्या वह जर्मनी था, क्या वह यूनान था, क्या वह तुर्की था, या इंग्लैंड था। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यूनान। ठीक, यूनान का जो साहित्य था, ज्ञान था, विज्ञान या दूसरे देशों के लिए, यानी खास करके यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप, क्या मेजनी साहब थे, या काउंट काबूर थे, गैरीबाल्डी, या बिस्मार्क। यहाँ पर बिस्मार्क लिख दिया है, बिस्मार्क है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसका मेजनी। यंग यूरोप जब भी कहे तो आप इसका सही जवाब मारिएगा मेजनी। कौन? तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 23 कर रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। क्या बिस्मार्क एक कवि था, या नाटककार था, या संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था। तो आपको याद हमेशा रखना चाहिए कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संगठन किसने इसकी स्थापना किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसने किया था। क्या वह जियोबल्टी ने किया था, या चार्ल्स अल्बर्ट ने किया था, या विक्टर इमैनुअल ने किया था, या मेजनी ने किया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, तो याद रखेंगे मेजनी। इसका सही जवाब क्या होगा। मेजनी यंग इटली का है, यंग यूरोप का है, तो तभी इसका जवाब क्या होगा। मेजनी ने। कौन? मेजनी ने। मेजनी से तो एक सवाल आपके एग्जाम में रहना ही रहना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से।
प्रश्न कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। क्या वो नेपोलियन तृतीय था, या काउंट काबूर था, या विक्टर इमैनुअल था, या विलियम प्रथम था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विक्टर इमैनुअल जो था वह सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ब्रिटिश कवि जो था वह शहीद हुआ था यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। क्या वह लॉर्ड बायरन जी थे, या कासूत जी थे, या फ्रांसिस डिक थे, या विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बायरन। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बायरन, जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी जो देश था, ठीक, इसकी भाषा क्या थी। क्या वहाँ के लोग इतालवी बोलते थे, या मैग्यार बोलते थे, या पोलिश, या फ्रेंच। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्यार। हंगरी के लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। अगला सवाल आपके सामने है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। क्या संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की गई, या निरंकुश राजतंत्र की शुरुआत की गई, या एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। तो इसका सही जवाब आप हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1830 की क्रांति के बाद, ठीक, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पर्सा का शासक कौन था। क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन तृतीय था, या विक्टर इमैनुअल था, या विलियम प्रथम था। बताइए 32 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्टर इमैनुअल पर्सा का शासक था। तैंतीस नंबर प्रश्न कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। क्या चार्टिस्ट आंदोलन फ्रांस में हुआ था, या ऑस्ट्रिया में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था, या हंगरी में। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको याद रखिएगा आप हमेशा कि चार्टिस्ट आंदोलन जब भी कहे तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। 34 नंबर प्रश्न पर है, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था। ये हीगेल महोदय जो एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, आखिर थे तो कहाँ के थे। क्या ये फ्रांस के थे, इटली के थे, जर्मन के थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हीगेल जी ये जर्मन दार्शनिक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। क्या 1823 में हुई थी, 1822 में हुई थी, या 1821 में, कि ऑप्शन डी नंबर 1821 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। छत्तीसवां प्रश्न का है, कार्बोनरी यानी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी। क्या कार्बोनरी की स्थापना फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, इटली में हुई थी, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इटली। इटली में कार्बोनरी की स्थापना की गई थी। चलिए 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक कौन था। क्या वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था,
पर्सा का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जोर नहीं बल्कि जार। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 37 का सही जवाब होगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1789 की फ्रांसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? पहले भी एक क्वेश्चन बताया गया, क्या वहाँ पर ट्यूडर था, या स्टुअर्ट था, या बुबरो था, या रोमनो? यानी बताया गया आपको पहले ही कि वहाँ पर कौन, यानी बुबरो वंश का शासन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? क्या 1789 में, या 1791 में, या 1801 में, या 1804 में? बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी साहब है, कि काबूर, कि मेजनी? जब भी इटली की बात आए, यंग इटली हो, तो आपकी ऑप्शन मारेंगे मेजनी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? क्या एक युद्ध किया, कि 2, 3 या 4? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण हो पाया। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी के सम्राट कौन बना था? क्या विलियम प्रथम बना था, या विलियम द्वितीय बना था, या बिस्मार्क बना था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा विलियम प्रथम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बना था। मिलते हैं हम लोग आज के सीरीज के 43वें नंबर प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बताइए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी शामिल नहीं था, वो बताना है। क्या ब्रिटेन शामिल नहीं था, क्या रूस शामिल नहीं था, या फ्रांस शामिल नहीं था, या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी शामिल नहीं था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ब्रिटेन तो शामिल था ही, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा डी, यानी जर्मनी वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। चलिए 44 नंबर प्रश्न से मिलते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहा कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? क्या रूस ने, या ब्रिटेन ने, या फ्रांस ने, या ऑस्ट्रिया ने? यानी वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस ने वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? क्या वो लुई 16वां था, या नेपोलियन पापा ने? कौन, क्या ऑप्शन है? क्या लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स 10 यानी चार्ल्स एक्स ने? किसने कहा था? तो वह था, आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी, यानी चार्ल्स 10 ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा कि हम लकड़ी काटना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग 46वें प्रश्न से, और
46वां प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? क्या ट्रांसपेरेंट संघ की स्थापना की, या सिसेल पाइन संघ की स्थापना की, या राइन संघ की स्थापना की, कि इनमें से किसी का नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राइन संघ। यानी पूछेगा राइन संघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने, या नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मिलते हैं हम लोग 47वें प्रश्न। 47वां प्रश्न कह रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? यानी यूनान स्वतंत्र हुआ किस संधि के द्वारा? क्या वियना की संधि के द्वारा, क्या कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। मिलते हैं हम लोग सीरीज के 48वें नंबर प्रश्न से। 48वां प्रश्न कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? बताइए, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। आप कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप सही मारेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। ठीक, चलिए, ये भी सवाल पहले बताया गया है कि कार्बोनरी की स्थापना आखिर किस वर्ष हुई? क्या 1810 में, 1815 में, 1830 में, या 1848 में? इसका भी जवाब आप कमेंट में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताया गया है पहले यह क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग आज के सीरीज का आखिरी जो क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आखिर राष्ट्रवाद का जो अवधारणा आया, इसका जन्म किस घटना से माना जाता है? क्या पुनर्जागरण होगा, कि धर्म सुधार आंदोलन होगा, या गौरवपूर्ण क्रांति होगा, या फ्रांस की राजक्रांति होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी पुनर्जागरण के द्वारा। पुनर्जागरण के द्वारा माना जाता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज में इतिहास से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विचार किए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी बताऊं वो आपके पास पहुंचे, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी मैट्रिक के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह पढ़कर अपने समाज का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।